हेलो सुपरस्टार्स, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम। पढ़ाई के नाम से माथा गर्म होता है तो चिंता छोड़ो, क्योंकि आ गया है मिस्टी क्लासरूम, जहां पढ़ाई भी है मस्ती और कहानी भी है सस्पेंस से भरी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी कहानी जो कि है तीन बुद्धिमान भाइयों की, जिसमें वो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं लेकिन अपनी सूझबूझ और अपनी बुद्धि से अपने रास्ते में आने वाली सभी मुश्किलों का डट कर सामना करते हैं। ये कहानी आपकी कक्षा 7 के पाठ 2 से है। तो आइए शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है तीन बुद्धिमान। एक समय की बात है कि एक निर्धन व्यक्ति के तीन बेटे थे। निर्धन यानी गरीब। वह प्राय अपने बेटों से कहता, मेरे बेटों, हमेशा पास ना तो रुपया पैसा है और ना ही सोना चांदी, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। संचित का मतलब होता है इकट्ठा करना। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, यानी कि जितनी भी चीजें आपके सामने आए उन्हें आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से ना बच पाए, कुछ भी ऐसा ना हो जो तुम्हारी नजर से बच पाए। रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी ना रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। यानी कि अगर आपके पास बुद्धि रूपी धन होगा, आपके पास बुद्धि होगी, तो आपको कभी भी किसी की कोई कमी महसूस नहीं होगी और हमेशा आप दूसरों की तुलना में कभी कम नहीं होंगे, उनसे बेहतर ही होंगे। समय बीता और कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। पश्चात अर्थात कुछ समय बाद बेटे मिलकर बैठे। उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले कि हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं, आओ घूम फिर कर जगत देखें। उन्होंने सोचा कि हम कहीं घूम कर आते हैं और अपना काम देखते हैं। आवश्यकता होने पर हम चरवाहों या खेत में श्रमिकों का काम कर लेंगे। हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। उन्होंने सोचा कि भूखे तो रहना ही नहीं है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, अब चाहे वो चरवाहों का काम हो या खेतों में मजदूरी का काम हो। अंततः वे तैयार होकर यात्रा पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियां लांघी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। बीच बीच में आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे पॉइंट्स याद करके रखने हैं, जैसे कि कितने दिन तक चले, 40 दिनों तक। उनके पास जितना खाने पीने का सामान था अब तक समाप्त हो गया था। वे थककर चूर हो गए थे और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। अब वो 40 दिन तक लगातार चल रहे थे, तो वो क्या हुआ, थक गए और उनके पैरों से अब चलने में नहीं चला गया। किंतु सड़क थी कि समाप्त होने को नहीं आ रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए। अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए? वृक्ष और मकान। वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए थे। आइए जानते हैं कि आगे नगर में क्या होता है। तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। पग होते हैं कदम। जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला, यानी कि वो जमीन की तरफ देखने लगा और देखते हुए बोला कि थोड़ी ही देर पहले यहां से एक बहुत बड़ा ऊंट गया है। अब वे थोड़ा और आगे गए तो मंझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला कि संभवतः वह ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता होगा। संभवतः यानी हो सकता है कि वह ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता हो। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, क्या कहा, ध्यान से देखिए, ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा और वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। कुछ समय पश्चात एक घुड़सवार उनके पास से निकला और सबसे बड़े भाई ने उसकी तरफ देखकर पूछा कि घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोककर उत्तर दिया कि हाँ। तुम्हारा ऊंट खो गया है ना? अब ये किसने पूछा? सबसे बड़े भाई ने पूछा। हाँ, बहुत बड़ा सा। किसने जवाब दिया? ये घुड़सवार ने। हाँ, वह एक आंख से नहीं देख पाता है? मंझले भाई ने पूछा। हाँ, एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी? सबसे छोटे भाई ने सवाल किया।
घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा और बोला, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊंट, तुरंत बताओ तुमने उसका क्या किया। हमने तुम्हारे ऊंट का मुंह तक नहीं देखा। भाइयों ने ऐसा उत्तर दिया। तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे पता चली? आइए देखते हैं अगले पेज पर कि ये बातें उन्हें कैसे पता चली थी। क्योंकि हम अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं, भाइयों ने उत्तर दिया। शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहां तुम्हें तुम्हारा ऊंट मिल जाएगा। नहीं, ऐसा किसने बोला? ऊंट के स्वामी ने, यानी कि वो जो घुड़सवार, घोड़े पर सवार व्यक्ति था। मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा, मेरा ऊंट तुम्हारे पास और तुम ही उसे मुझे लौटाना पड़ेगा। हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं, भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा। चिंतित यानी थोड़ा परेशान होते हुए कहा। लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का आदेश दिया। इस प्रकार वह उन्हें सीधे अपने देश के राजा के भवन में ले गया। इन तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंपकर वह स्वयं राजा के पास गया। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ पर लिए जा रहा हूं, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊंट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। किसी कारण उनका ऊंट पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल चले जा रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने ही मेरा ऊंट चुराया है और मेरी पत्नी तथा बेटे को मार डाला है। तुम ऐसा क्यों समझते हो? जब वे व्यक्ति अपनी बात कह चुका तो राजा ने पूछा। इसलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा था, फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊंट बहुत बड़ा था और एक आंख से नहीं देख पाता था तथा उस पर एक महिला बच्चे के साथ सवार थी। राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, आइए देखते हैं राजा अब क्या करते हैं। जैसा कि तुम कहते हो, तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊंट के विषय में उन्होंने सभी कुछ इतनी अच्छी तरह से बताया है, तो अवश्य उन्होंने उसे चुराया होगा। जाओ, उन चोरों को यहाँ लाओ। अब ऊंट का स्वामी बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लेकर झटपट अंदर आ गया। चोरों, तुरंत बताओ, राजा उन्हें धमकाते हुए बोला, यानी उन पर चिल्लाते हुए बोला ताकि वो डरकर बता दें। तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊंट कहाँ छिपाया है? अब भाई क्या बोलते हैं कि हम चोर नहीं हैं, हमने उसका ऊंट कभी नहीं देखा, ऐसा भाइयों ने राजा को उत्तर दिया। तब राजा बोला कि इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊंट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया। अब तुम ये कहने का कैसे साहस कर सकते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया? साहस का मतलब हिम्मत। महाराज, इसमें तो आश्चर्य की कोई बात नहीं, भाइयों ने उत्तर दिया। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। चूकने का मतलब होता है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से बचने नहीं दे सकते। हमने अपने परिवेश होता है बच्चों की जिस वातावरण में हम बड़े होते हैं उसको हम कहते हैं परिवेश। तो ये कहते हैं कि हमने अपने परिवेश को यानी अपने वातावरण को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। इसलिए ऊंट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह कैसा है। राजा हंस दिया। किसी को भी देखे बिना ही उसके विषय में क्या इतना कुछ जानना संभव हो सकता है? उसने पूछा। हाँ, संभव है, भाइयों ने उत्तर दिया। अब देखते हैं वो कैसे संभव है। तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेंगे। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया, यानी धीरे से बोला। अब मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया, लेकिन शीघ्र ही वह 2 सेवकों के साथ लौटा जो एक बहुत बड़ी सी पेटी लाए थे। दोनों ने पेटी को बहुत सावधानी से द्वार के पास ऐसे रख दिया कि वह राजा को दिखाई दे सके और स्वयं एक ओर हट गए। तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहां से और कैसे लाई गई थी और किस ढंग से रखी गई थी। तो राजा क्या बोलते हैं कि हाँ, तो चोरों हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है।
महाराज, हम तो पहले ही ये विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं, सबसे बड़े भाई ने कहा। पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, उसमें अनार है, मंझला भाई बोला। हाँ, और वह अभी कच्चा है। ये कौन बोलता है? सबसे छोटा भाई। आइए देखते हैं अब अगले पेज पर कि अब क्या होता है। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। अब सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया, यानी कि वो तुरंत जाकर उस पेटी को राजा के पास ले गए। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उन्होंने उसमें झांका। जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। आश्चर्यचकित राजा ने अनार निकालकर वहां उपस्थित सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊंट के मालिक से कहा कि इन लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये चोर नहीं है, यानी कि इन लोगों ने साबित कर दिया कि वो चोर नहीं थे। वास्तव में ये बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर अपने ऊंट को खोजो। राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना न था। यानी कि वहां पर जितने भी लोग थे उन सभी भाइयों के उत्तर को सुनकर इतने ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए, यानी इतने हैरान हो गए कि वो सोच ही नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें। किंतु लेकिन सबसे बढ़कर तो स्वयं राजा चकित था। उसने सभी तरह के अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और लगा इन भाइयों की आवभगत करने, यानी कि उन भाइयों का स्वागत करने लगा, उनकी सेवा करने लगा। तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो और जहां भी जाना चाहो जा सकते हो, किंतु जाने से पहले तुम मुझे सारी बात विस्तार के साथ बताओ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊंट खो गया है, और तुमने यह कैसे जाना कि ऊंट कैसा था? अब आइए देखते हैं इसमें आगे कि उन्होंने ऊंट के बारे में पता लगाया कैसे था, जो कि हम इतनी देर से अपने दिमाग में सोच रहे हैं। अब सबसे बड़े भाई ने कहा, क्या कहा कि धूल पर उसके पैरों के चिन्हों से मुझे पता चला कि कोई बहुत बड़ा ऊंट वहां से गया है। जब मैंने अपने पास से जाने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नजर दौड़ाते देखा तो उसी समय मेरी समझ में यह बात आ गई कि वह क्या खोज रहा है। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। अच्छा, अब यह बताओ कि तुम में से किसने उस घुड़सवार को यह बताया कि उसका ऊंट एक ही आंख से देख पाता है? उसका तो सड़क पर चिन्ह ही नहीं रहा होगा। अब ये तो सोचने वाली बात है कि ऊंट की आंख का चिन्ह सड़क पर तो आ नहीं सकता, तो भाई ने कैसे पता लगाया? अब देखते हैं कौन से भाई ने पता लगाया था। मंझले भाई ने। और उत्तर कैसे दिया कि मैंने इस बात का अनुमान ऐसे लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊंट ने चरी थी, मगर बाईं ओर की घास जो कि त्यों थी, यानी कि उसको दाईं ओर का तो दिखाई दे रहा था लेकिन बाईं ओर का उसको नहीं दिखाई दे रहा था। अब मंझले भाई ने ऐसा उत्तर दे दिया। राजा ने क्या कहा? बहुत उत्तम। तुम में से यह अनुमान किसने लगाया था कि उस पर बच्चे के साथ एक महिला सवार थी? मैंने। कौन बोलता है? ये सबसे छोटे भाई ने ऐसा उत्तर दिया कि मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊंट के घुटने टेक कर बैठने के चिन्ह बने हुए थे। उनके पास ही रेत पर एक महिला के जूतों के चिन्ह दिखाई दिए, साथ ही छोटे छोटे पैरों के भी चिन्ह थे, जिससे मुझे पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। बहुत अच्छा, तुमने बिल्कुल सही कहा है, राजा बोला। लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल ही नहीं आ रही। अब आइए देखते हैं कि उन्हें कैसे पता चला था कि पेटी में कच्चा अनार है। देखिए, ये है राजा और ये हैं तीन भाई। सबसे बड़े भाई ने कहा, अब देखते हैं क्या कहा, कि जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठाकर लाए थे उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि वह थोड़ी भी भारी नहीं है। जब वे पेटी को रख रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल वस्तु के लुढ़कने की ध्वनि सुनाई दी। अब मंझला भाई बोला, मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि चूंकि पेटी उद्यान की ओर से लाई गई है तो उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, तो वह अवश्य अनार ही होगा, कारण कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। बहुत अच्छा, राजा ने कहा और उनमें से सबसे छोटे भाई से पूछा, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? इस समय तक उद्यान में सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप स्वयं ही देख सकते हैं। उसने उत्तर दिया और खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया। राजा ने
बाहर देखा तो पाया कि उद्यान में लगे अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे हैं। उद्यान होता है बगीचा। राजा इन भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चकित रह गया। धन संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तो तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोष है। उसने प्रशंसा करते हुए कहा और उन्हें अपने दरबार में रख लिया। राजा ने क्या कहा था कि धन संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से, यानी कि अगर देखा जाए तो आपके पास ना तो इतने पैसे हैं और ना ही कोई बहुत ही महंगे महंगे सामान हैं, लेकिन आपके पास क्या है, एक बुद्धि का बहुत बड़ा कोष यानी खजाना है। अब ऐसा उन्होंने उनकी तारीफ करते हुए कहा और उन्हें अपने दरबार में रख लिया। तो देखा आपने कि अगर सिर्फ किताबें पढ़कर काम चल जाता तो गधा भी प्रोफेसर बन जाता। इसलिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, वरना आपकी मम्मी का झाड़ू इस्तेमाल हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारी प्यारी कमेंट करें और भेज दें वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जो अपने आप को सुपर बुद्धिमान समझते हैं। तो फिर मिलते हैं एक धमाकेदार चैप्टर के साथ केवल मिस्टी क्लासरूम पर।